हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं फ्रीडम स्ट्रगल और फ्रीडम मूवमेंट, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। सिलेबस में लिखा हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल और मूवमेंट। ये समझने से पहले हम समझ लेते हैं, ये छोटी सी कहानी आप समझ लो। इससे ये समझ में आएगा कि अंग्रेज़ों ने कैसे इंडिया के किंग या नवाब के साथ खेल खेला और हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में कर लिया। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब औरंगज़ेब की डेथ होती है 1707 में, उसके बाद वीक रूलर आ जाते हैं। तो वीक रूलर आते हैं, ये कैसे पता चलता है अंग्रेज़ों को? जब 1748 में अहमद शाह अब्दाली इन्वेड करता है, अहमद शाह अब्दाली हमला करता है इंडिया के ऊपर। उस टाइम जो वो होता है एम्परर होता है, मुग़ल एम्परर होता है, वो होता है मोहम्मद शाह। लेकिन ये अहमद शाह अब्दाली के हमले को रोक नहीं पाता है। तो यहाँ से पता चलता है अंग्रेज़ों को भी कि सेंटर जो है वो कमज़ोर हो चुका है। सेंटर में जो मुग़ल एम्परर हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं। उनका जो कंट्रोल है गवर्नर्स के ऊपर वो कम हो चुका है। गवर्नर्स को ने मुग़ल जो थे, वो मुग़ल एम्परर जो था अपने गवर्नर्स को अपॉइंट करता था। अलग अलग छोटी छोटी स्टेट्स में अपने गवर्नर्स को अपॉइंट करता था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। फाइनल डिसीजन जो होता था वो एम्परर खुद लेता था। लेकिन यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर कमज़ोर हो जाता है। मुग़ल एम्परर जो है वो कमज़ोर हो जाता है। गवर्नर्स जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। गवर्नर्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, रीजनल पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर फिर अंग्रेज़ क्या करते हैं, 1748 में अहमद शाह अब्दाली हमला करता है। 1757 में अंग्रेज़ जो हैं वो बैटल ऑफ प्लेसी करते हैं। बैटल ऑफ प्लेसी बंगाल में होती है। तब नवाब कौन होता है बंगाल का? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है नवाब होता है। सिराजुद्दौला की आर्मी का कमांडर जो होता है वो मीर जाफ़र होता है, और आर्मी में राय दुर्लभ और रियाल लुत्फ़ खान ये भी होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मीर जाफ़र को ब्रिटिशर जो हैं वो यहाँ पर लालच देते हैं अगला नवाब बनने का, और मीर जाफ़र इनकी लालच में आ जाता है और अपने ही नवाब सिराजुद्दौला को मार देता है बैटल में। अच्छे से ये मीर जाफ़र जो अच्छे से लड़ाई नहीं लड़ता है जंग में। बैटल ऑफ प्लेसी जब होती है तो उसमें ये अच्छे से लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ये धोखा देते हैं, अपने ही नवाब को धोखा देते हैं। तो इससे क्या होता है, सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। तो फिर नेक्स्ट नवाब बनता है कौन? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को ये पपेट नवाब बनाना चाहते थे अंग्रेज़, ब्रिटिशर। पपेट रूलर कौन होता है? पपेट का मतलब क्या होता है? किसी को अपनी उंगलियों पर नचाना, किसी को अपने इशारों पर नचाना, इसको बोलते हैं पपेट। तो ब्रिटिशर ने सोचा कि हमने मीर जाफ़र को पपेट नवाब बना दिया, लेकिन लोगों की नज़रों में मीर जाफ़र जो था वही नवाब था। लोगों की नज़रों में तो मीर जाफ़र नवाब था। तो ये स्टेट के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, ना कि अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ के बारे में। अंग्रेज़ जो पॉलिसीज़ लेके जाते थे अब अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि अब हम जो बात बोलेंगे वही ये करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये पपेट नवाब बनकर नहीं रहा। इसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको भी हटा दिया और इसकी जगह लेकर आए मीर कासिम को। लेकिन मीर कासिम भी अंग्रेज़ों की नहीं माना। अब मीर कासिम के साथ ये लड़ाई लड़ेंगे, बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब, ये अलायंस बना देता है। शाह आलम सेकंड कौन है? एम्पेरर, मुग़ल एम्पेरर है ये शाह आलम सेकंड। इसके और शुजाउद्दौला अवध का, इन दोनों के साथ मिलकर ये इन तीनों की अलायंस बन जाती है। एक तरफ अलायंस और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका कमांडर है हेक्टर मुनरो। लेकिन यहाँ पर भी अलायंस जो है वो ये तीनों हार जाते हैं। इन तीनों की अलायंस हार जाती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जीत जाती है। बैटल ऑफ बक्सर में 1764 की बात है। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है। अब यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करके बैटल को ख़त्म किया जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है जिसमें अंग्रेज़ों को दीवानी राइट मिल जाते हैं। दीवानी राइट कौन देता है? शाह आलम सेकंड जो मुग़ल एम्परर होता है, ये दीवानी राइट देता है अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। कि बंगाली राइट दीवानी राइट का मतलब जो रेवेन्यू था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, वो किसके पास जाता है? अब जाएगा अंग्रेज़ों के पास। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। तो यहाँ पर
1760 में वेंडिवाश, बैटल ऑफ वेंडिवाश होती है, जिसमें ये फ्रेंच और अंग्रेज़ों के बीच होती है, जहाँ जहाँ पर अंग्रेज़ जो हैं, ब्रिटिशर जो हैं, फ्रेंच को हरा देते हैं 1760 में। क्योंकि 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी में इनका कंट्रोल जो होता है बंगाल के ऊपर होता है, बंगाल का रेवेन्यू जो है वो इनके पास ही जाता है, तो उस रेवेन्यू का इस्तेमाल ये बैटल ऑफ वेंडिवाश में करते हैं, जिससे फ्रेंच को हरा देते हैं। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करके शाह आलम सेकंड मुगल एम्पायर से ये दीवानी राइट्स ले लेते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, और रेवेन्यू राइट जो है वो बंगाल का किसके पास चला जाता है, अंग्रेज़ों के पास। इस तरह से आहिस्ता 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 करके इन्होंने इन छोटी छोटी स्टेट्स को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। तो अब 1857 रिवोल्ट होती है। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो है ये स्टार्ट होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 से। ये बोला 1857 रिवोल्ट से सबसे पहले जो रिवोल्ट होती है, वो सबसे पहले रिवोल्ट की शुरुआत कौन करता है, मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन है, 34th इन नेटिव इन्फेंट्री सिपाही, एक सिपाही मंगल पांडे सिपाही है 34 नेटिव इन्फेंट्री का। कहाँ पर, बैरकपुर में, बंगाल में ये सिपाही था। अपने ही ऑफिसर को इसने अपने ही ऑफिसर के ऊपर इसने हमला किया था 29 मार्च 1857 को, और इसको एग्जीक्यूट कर दिया 8 अप्रैल 1857 को, इसको फांसी दे दी। तो 29 मार्च को इसने हमला किया 29 मार्च 1857 को। इसके बाद 10 मई 1857 को रिवोल्ट शुरू हो जाती है। कहाँ पर, मेरठ से रिवोल्ट स्टार्ट होती है एज ए सिपाही म्यूटनी। अब ये 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। कौन बोलता है, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर को वीर सावरकर भी बोलते हैं। गवर्नर जनरल था उस टाइम लॉर्ड कैनिंग। जब रिवोल्ट होती है तो गवर्नर जनरल कौन होता है, लॉर्ड कैनिंग। प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का होता है लॉर्ड पामस्टन। ये किसके खिलाफ होती है, रिवोल्ट 1857 अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ होती है। अब कंपनी का काम क्या था, कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। पीछे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कौन आते हैं, पोर्चुगीज आते हैं, डच आते हैं, इंग्लिश आते हैं, फिर डेनिश और फिर फ्रेंच आते हैं। ये क्यों आते हैं, ट्रेड करने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं, ट्रेड करने के लिए आते हैं। पोर्चुगीज़ 1498 में ये पहले से ही आए हुए होते हैं, लेकिन तब जो मुग़ल होते हैं, स्ट्रॉन्ग मुग़ल एम्पायर होता है, मुग़ल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उस टाइम इनका जो इंग्लिश जो है, इनका इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिक्स में भी होता है, लेकिन तब मुग़ल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेंटर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। गवर्नर्स जो होते थे उनका काम सिर्फ लॉ ऑर्डर को मेंटेन रखना और रेवेन्यू कलेक्ट करना और रिपोर्ट करना किसको, एम्पायर को जाकर सेंटर में। लेकिन जब इनको मौका कब मिलता है, 1707 में, जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है, तब वीक मुग़ल रूलर्स आते हैं, गवर्नर्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जो रीजनल स्टेट्स हैं वो पावर में आ जाती हैं। तो इंग्लिश कब आए थे, 1608 में। ये तब तक क्या करते रहे, ट्रेड करते रहे। जब इनको मौका मिला तो ये इंटरफियर करना शुरू कर दिया इन्होंने किंग्स के मामले में। इंटरफियर करते हैं। बैटल ऑफ प्लेसी होती है, बैटल ऑफ बक्सर होती है 1757 में। 1764 में बैटल ऑफ इलाहाबाद करके ये दीवानी राइट ले लेते हैं बंगाल के ऊपर। दीवानी राइट, रेवेन्यू कंट्रोल इनके हाथों में आ जाता है। ये सब कुछ हो रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता करके। फिर जाकर 1857 में बहुत बड़ी रिवोल्ट होती है। अलग अलग स्टेट के किंग जो हैं वो खड़े होते हैं। अब वो इतना रिवोल्ट क्यों करते हैं, अब काज क्या है, क्या वजह बनी कि क्या काजिज़ थे 1857 रिवोल्ट के। तो सब्सिडरी अलायंस पॉलिटिकल, सबसे पहले इमीडिएट काज देख लेते हैं हम। एक इमीडिएट काज हुआ था। इमीडिएट काज क्या है, रूमर्स अबाउट कॉटरेजेस ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल्स बीइंग ग्रीस्ड विद काउ एंड पिग फैट वायलेटिंग रिलीजियस बिलीफ्स। अब यहाँ पर एक न्यू एनफील्ड राइफल आई थी, जिसमें जो कार्ट्रेज था उसको अपने दांतों से खोलकर राइफल को फिल किया जाता था। अब ये कार्ट्रेज जिसको दांतों से खोला जाता था और फिर राइफल को फिल किया जाता था, ये बनी होती थी काऊ और पिग के फैट से, जिसे क्या हुआ, रिलीजियस बिलीफ्स वायलेट हुए। तो ये इमीडिएट काज था। इसी की वजह से मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर के ऊपर हमला किया था 29 मार्च 1857 को, और इसको फांसी पर लटका दिया 8 अप्रैल 1857 को। 10 मई को एज ए म्यूटनी, सिपाही म्यूटनी मेरठ से रिवोल्ट शुरू हो जाती है। और सब्सिडरी अलायंस एक काज है। सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेल्सले ने। अब ये जो टर्म है सब्सिडरी अलायंस, जो टर्म है,
ये इंट्रोड्यूस की थी फ्रेंच के गवर्नर डुप्लेक्स ने, और अब लॉर्ड वेल्सले ने इसको इंट्रोड्यूस किया। और ये सब्सिडी अलायंस है क्या? सब्सिडी अलायंस में क्या होता था, ब्रिटिशर ने इंडियन स्टेट्स के किंग को बोला कि कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, आर्मी भेजेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। किससे प्रोटेक्ट करेंगे? फॉरेन अटैक और इंटरनल रिवोल्ट से। तो इंडियन स्टेट्स ये किंग जो हैं वो हमें पेमेंट करेंगे, जो हम इनको प्रोटेक्शन देंगे। सब्सिडी अलायंस में ये बोला जाता था। अब इन्होंने, इंडियन स्टेट्स ने अपनी आर्मी को डिसॉल्व कर दिया, अपनी आर्मी को हटा दिया। दूसरे नंबर पर लॉस्ट ऑल हिज इंडिपेंडेंस एंड बिकेम ए ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। अब ये ब्रिटिश के प्रोटेक्टोरेट बन गए, क्योंकि इनको ब्रिटिश प्रोटेक्ट करते थे। अब इनको बोला जाने लगा ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्शन जो थी इंडियन स्टेट्स के किंग की, वो ब्रिटिशर करते थे, और इंडियन स्टेट्स किंग जो हैं वो इनको पेमेंट करते थे आर्मी की। अब ब्रिटिश रेजिडेंट आल्सो स्टेशन इन इंडियन कोर्ट। इंडियन किंग के कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट होता था। ब्रिटिश रेजिडेंट अंग्रेज़ जो थे अपने एक ऑफिसर को यहाँ पर कोर्ट में अपॉइंट किया हुआ था, अपना एक ऑफिसर, उसको ब्रिटिश रेजिडेंट बोलते थे। एक ऑफिसर जो था अंग्रेज़ों का, वो भेजते थे इंडिया के कोर्ट में, जहाँ पर किंग जो था बैठकर वो डिसीजन लेते थे। वहाँ पर एक ऑफिसर ये भेज देते थे, वहाँ पर बैठा रहता था चुपचाप करके, उसको ब्रिटिश रेजिडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ब्रिटिश जो हैं इनको प्रोटेक्ट करेंगे, ये पेमेंट करेंगे। ये था सब्सिडी अलायंस। इस सब्सिडी अलायंस को किसने माना? सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया? निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने। निज़ाम ऑफ हैदराबाद फर्स्ट टू एक्सेप्ट सब्सिडी अलायंस 1798। दूसरे नंबर पर मैसूर ने किया 1798 में, जब टिप्पू सुल्तान की डेथ हो जाती, को मार दिया जाता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में। टिप्पू सुल्तान यहाँ पर डिफीट हो जाता है, इसको मार दिया जाता है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में सब्सिडी अलायंस करके मैसूर को भी कंट्रोल में ले लिया जाता है। तीसरे नंबर पर तंजौर, चौथे नंबर अवध, और पाँचवें इसके बाद मराठास की स्टेट, पाँचवें नंबर पर पेशवा 1802 में, छठे नंबर पर सिंधिया 1807 में, और गायकवाड़ 1803 में, और 1803 गायकवाड़। इसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये काज है 1857 रिवोल्ट का। ये कैसे है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है? ये सबसे पहले ये दिया किसने था? गिवन बाय लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने लाया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या होता था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है क्या? इफ किंग डिड नॉट हैव ए सन, द एडॉप्टेड सन कुड नॉट बिकम किंग एंड किंगडम विल कम अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। अगर किंग का, बादशाह का अपना कोई वारिस नहीं होता था, तो वो क्या करते थे? अडॉप्ट करते थे, एडॉप्टेड सन लेते थे, अडॉप्ट करते थे, और इसको अपना किंग बनाते थे, गद्दी पर बिठाते थे एडॉप्टेड सन को। तो अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू एडॉप्टेड सन जो है वो किंग नहीं बन सकता। यह है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी ने लाया, कि किंग का अपना बेटा नहीं होता था तो ये अडॉप्ट करते थे, तो एडॉप्टेड सन जो है उसको किंग बनाते थे। लॉर्ड डलहौजी के मुताबिक एडॉप्टेड सन जो है वो किंग नहीं बनेगा। अब ये लॉर्ड डलहौजी ने लाया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू अडॉप्टेड सन जो है वो किंग नहीं बनेगा, और इस किंग की किंगडम जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगी। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो कंट्रोल में आती हैं अंग्रेज़ों के? सबसे पहले सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, और अवध जो है 1856 में। मिस गवर्नेंस की वजह से ये अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आता है। अवध 1856 मिस गवर्नेंस। ये था सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो क्या है? कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले इमीडिएट काज हमने देख लिया, फिर पॉलिटिकल काज ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके बाद मिलिट्री काज था, जिसमें इंडियन सोल्जर्स को ये इन्फीरियर मानते थे,
और इकोनॉमिक काज था, हैवी टैक्स इम्पोज किया जाता फार्मर्स के ऊपर, ये भी रिवोल्ट में आ जाते हैं। रूइन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज बाय इंट्रोड्यूसिंग ब्रिटिश गुड्स को इंट्रोड्यूस करते थे, लोकल इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया इन्होंने, जो बनी हुई मशीन मेड जो गुड्स होती थी वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। सोशल रिलीजियस भी एक काज था रिवोल्ट होने का, यहाँ पर इन लोगों ने भी रिवोल्ट किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि रैपिडली स्प्रेडिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो रहा था। एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को एबोलिश कर दिया था, फीमेल इन्फेस्टिसाइड को एबोलिश किया था। ये यहाँ पर इन्होंने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन मेथड का इंट्रोड्यूस होना, बिलीव अबाउट कन्वर्टिंग इंडियन टू क्रिश्चियनिटी, इस वजह से भी रिवोल्ट होता है, ये लोग भी रिवोल्ट करते हैं। तो इमीडिएट काज हमने देख लिया, सब्सिडरी अलायंस को देख लिया, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू कैसे ये कंट्रोल में जाता था। सब्सिडरी अलायंस में प्रोटेक्शन देते थे अंग्रेज़, ब्रिटिशर और इंडियन स्टेट्स इनको पेमेंट करती थी, अपनी आर्मी इन्होंने ख़त्म कर दी। तो इस तरह से ये अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ जाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अगर कोई वारिस नहीं होता था तो किंगडम अंग्रेज़ों के पास चली जाती थी। अब यहाँ पर सेंटर रिवोल्ट का, अब ये रिवोल्ट जो होती है ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं होती है, कुछ कुछ सेंटर हैं, कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ये रिवोल्ट उठती है। दिल्ली में लीडर कौन है? बहादुर शाह जफर, ये रिवोल्ट करते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर कौन सा होता है जो सुप्रेस करता है रिवोल्ट को? जॉन निकोलसन। लखनऊ में एक सेंटर है, यहाँ पर लीडर कौन है? बेगम हजरत महल। ब्रिटिश ऑफिसर कौन है जो सुप्रेस करता है रिवोल्ट को? हेनरी लॉरेंस। कानपुर में नाना साहेब, ब्रिटिश ऑफिसर कौन है? सर कॉलिन कैम्पबेल। झांसी ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई तांत्या टोपे। जनरल ह्यूज रोज, बरेली, खान बहादुर खान, सर कॉलिन कैम्पबेल। बिहार, कनौर सिंह, विलियम टेलर। इलाहाबाद बनारस, मौलवी लियाकत अली, कर्नल ऑनसल। ये सेंटर है रिवोल्ट के, ये रिवोल्ट के ये स्टेट्स हैं जहाँ पर रिवोल्ट हुई, और ये लीडर हैं, और ये ब्रिटिश ऑफिसर जिन्होंने सुप्रेस किया था रिवोल्ट को। अब इन्होंने सुप्रेस को कर दिया था, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट ये है सबसे पहले देखते हैं फेलियर, कि रिवोल्ट फेल कैसे होती है। लिमिटेड अपराइजिंग, प्रिंसली स्टेट्स सदर्न प्रोविंसेस डिड नॉट ज्वाइन। अब जो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं साउथ में, वो ज्वाइन नहीं करती हैं, डिड नॉट ज्वाइन। नो इफेक्टिव लीडरशिप, कोई एक लीडरशिप, किसी एक के हाथ में लीडरशिप नहीं होती है। अपने अपने स्टेट में अपने अपने तरीके से जो है ये रिवोल्ट करते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग ब्रिटिश ऑफिसर जो हैं अलग अलग स्टेट में जाकर रिवोल्ट को सुप्रेस कर देते हैं। लिमिटेड रिसोर्स, मैन, मनी, आर्म्स, हथियार वगैरह नहीं होते हैं इनके पास। इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास, रिच मर्चेंट, ट्रेडर्स एंड जमींदार ऑफ बंगाल हेल्प्ड सुप्रेस रिवोल्ट, ये रिवोल्ट के अगेंस्ट होते हैं। अब क्या कॉन्सिक्वेंस से निकलता है, रिजल्ट क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया एंडेड, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो ख़त्म हो जाता है, कंपनी का रूल ख़त्म होता है। डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, यहाँ पर कंपनी का रूल ख़त्म करके क्राउन रूल को लाया जाता है। ब्रिटेन का क्राउन रूल, जो ब्रिटेन में जो किंग बैठेगा वही इंडिया के ऊपर रूल करेगा। क्राउन का मतलब किंग या क्वीन का रूल होना, तो क्राउन रूल डायरेक्ट आ जाता है। अब पहले गवर्नर जनरल बोलते थे, अब वाइस राय बोला जाएगा। कंपनी के टाइम गवर्नर जनरल बोला जाता था, अब वाइस राय बोला जाएगा, ये चेंज किया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एबोलिश कर दिया गया। रेशो ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स टू इंडियन सोल्जर्स इंक्रीज, ब्रिटिश ऑफिसर के रेशो को बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश सोल्जर जो होंगे वो ब्रिटेन से लाए जाएंगे, ना इंडियन सोल्जर वो होंगे वो कम होंगे। कुछ बुक्स लिखी गई थी 1857 रिवोल्ट के ऊपर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी थी? वीर सावरकर ने। रिबेलियन 1857 है सिंपोजियम, ये किसने लिखा? पूरन चांद जोशी ने। द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 किसने लिखी? जॉर्ज ब्रूस मेलिसन ने। ग्रेट म्यूटनी बाय क्रिस्टोफर हिबर्ट ने। रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ रिबेल ऑफ 1857 इकबाल हुसैन ने। एक्सक्वेशन ऑफ ट्रूथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय खान मोहम्मद सादिक खान ने। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब रिवोल्ट तो होती है 1857, रिवोल्ट दोबारा से इस तरह की रिवोल्ट ना हो, इस डर से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हटाकर डायरेक्ट क्राउन रूल लाया जाता है इंडिया के ऊपर। अब डायरेक्ट क्राउन जो है वो रूल करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को
क्या बोला जाता है? आल्सो नॉन एज एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ये भी बोला जाता है। इसके तहत क्या होता है? एंडिंग कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया जाता है एंड इनिशिएटिंग अ डायरेक्ट ब्रिटिश क्रोन रूल लाया जाता है। यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट की जाती है। पोस्ट का नाम क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चुना जाता है। बैठता ये लंदन में है। असिस्टेड बाई 15 मेंबर्स कौंसिल। 15 मेंबर कौंसिल में आ जाती है इसको असिस्ट करने के लिए। गवर्नर जनरल को कन्वर्ट किया जाता है वाइसराय में, मतलब गवर्नर जनरल को अब वाइसराय बोला जाएगा। एंड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म किया जाता है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में किया गया ताकि दोबारा से 1857 रिवोल्ट की तरह ही कोई रिवोल्ट ना हो उस के डर से ये कंपनी रूल को हटा दिया और डायरेक्ट क्रोन रूल लेके आए। तो यहाँ पर ये चेंजिंग की गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटा दिया गया, गवर्नर जनरल को कन्वर्ट करके ये वाइसराय बोला जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना दिया गया, जिसको 15 मेंबर असिस्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लास्ट गवर्नर एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पर गवर्नर है, यहाँ पर गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लास्ट गवर्नर और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पहले बंगाल का बनता था, अब किसका बना? इंडिया का। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक। ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बनाया गया चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू बनाया गया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइसराय कौन रहा? लॉर्ड कैनिंग। 1857 रिवोल्ट के टाइम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। तो वाइसराय जब डायरेक्ट रूल आता है क्रोन का तो वाइसराय फर्स्ट वाइसराय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, अब फ्री इंडिया आ गया। 15 अगस्त 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन बनता है? माउंटबेटन। इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नर जनरल कौन बना? सी राजगोपालाचारी, 1948 से लेकर 1950 तक। ये था हमारा जो 1857 रिवोल्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है ये फर्स्ट फेज 1857। फर्स्ट फेज 1857 इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से लेकर 1947 तक ये हम पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक है। यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया 1857 1858 रिवोल्ट जो होता है 1857, ये वाला रिवोल्ट ऑफ 1857 और एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, डायरेक्ट रूल आ जाता है 1858 में। 1858 एक्ट हमने पढ़ लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या क्या चेंजेस किए गए जब क्रोन रूल आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट फेज, मॉडरेट फेज। तो मॉडरेट फेज में क्या होगा? 18 अब इससे पहले जो है वो कुछ इवेंट्स देखेंगे, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। इससे पहले इवेंट्स देखेंगे 1857 से लेकर 1858 तक, 57 से लेकर 1885 तक क्या क्या इवेंट्स हुए, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।